नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो कि अभी अभी आई है कि लोकसभा में डेट म्यूचुअल फंड में संशोधन जो है वो पास हो गया है। आज सुबह से ही अटकलें थी कि जो डेट म्यूचुअल फंड है उनमें फिनांस बिल के अंदर कुछ संशोधन हो सकते हैं, जैसे कि वो एलटीसीजी के दायरे में नहीं आएंगे, एलटीसीजी के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा उनको। ऐसे एक प्रस्ताव के बीच में ये नया प्रस्ताव जो फाइनेंस बिल में वो पास होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि म्यूचुअल फंड में जो पुरानी होल्डिंग उनमें नहीं, लेकिन नए होल्डिंग्स के लिए जो एलटीसीजी का दायरा है वो इन पे लागू नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है और इसका इम्पॉर्टेंट अपडेट जो सुबह से आज चल भी रहा है और इस अपडेट के बीच में स्टॉक्स में रिएक्शन भी बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो फ़ायदा था वो डेट म्यूचुअल फंड के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा। तो ये एक अपडेट सुबह था और उसी का ही अब अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एलटीसीजी के साथ इंडेक्सेशन का फ़ायदा भी नहीं लागू होगा। तो ये कुछ अपडेट्स जो कि रिसेंटली फाइनेंस बिल में म्यूचुअल फंड के लिए प्रस्ताव की बातचीत थी और वो प्रस्ताव का अप्रूवल भी आ चुका है। रिएक्शन आप तमाम जो एएमसीज कंपनी उनके ऊपर देखेंगे, एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, निपॉन एएमसी, हालांकि निपॉन डीआई पर है, लेकिन बाकी एएमसी कंपनीज जो हैं उन पर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। लक्ष्मण जी, आज सुबह से अटकलें थी मार्केट्स में कि ऐसा प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है और अभी कुछ देर पहले वित्त मंत्री जब इसे पेश कर रहे थे हंगामे के बीच में तो अप्रूवल भी आ गया। क्या इसकी इम्प्लीकेशन है, कैसे समझे इसे? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार ने जो है म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए टैक्स के प्रावधानों में बदलाव किया है। यानी डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो पहले आपको जहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था, अब आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आपकी आमदनी होगी वो आपके इनकम में जुड़ जाएगी और इनकम टैक्स के जिस स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से देना पड़ेगा। मान लिया जाए आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो अभी डेट म्यूचुअल फंड में जो आमदनी होती थी उस पर 30% टैक्स नहीं लगता था, उस पर सिर्फ 20% लगता था। अब सरकार ने यह तय किया है कि नहीं, उस पर भी 30% लगेगा क्योंकि आपके टैक्स स्लैब में जुड़ जाएगा। एक खास बात यह है कि इसमें इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता था, यानी महंगाई बढ़ती थी तो आपके इनकम में रिटर्न में एडजस्ट किया जाता था, वो भी अब नहीं फायदा मिलेगा। और ये सारे प्रावधान जो है 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। यानी 31 मार्च तक जो भी निवेश किए हैं आप, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो भी आप निवेश करेंगे उस पर इसका असर पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि ऑप्शन बेचने पर सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया है। पहले 1 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 1700 हुआ करता था, अब उसे बढ़ा करके 2100 रुपए कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण बदलाव के साथ फाइनेंस बिल को मंजूरी मिल गई। एक और बड़ी खबर कहीं अगर जी लक्ष्मण जी, एक सेकंड में पहले आप, क्योंकि आपका ऑडियो क्लियर नहीं था, तो एक बारी मैं ऑप्शंस वाली खबर दोबारा दोहरा देता हूं कि जो ऑप्शंस बेचने पर सरकार एसटीटी लगाती थी 1700 रुपए के आसपास पर करोड़ रुपए पे, उसे बढ़ाकर अब 2100 रुपए पर करोड़ रुपए के आसपास ले गए हैं। यानी कि करीब करीब 400 रुपया की बढ़ोतरी की गई है। मेजरली आप मानेंगे तो रफली 10% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो 10 से 15% की बढ़ोतरी वहां पर की गई है। तो ये एक और बड़ा अपडेट जो कि ऑप्शंस राइटर्स के लिए आपको दिखाई पड़ेगा। लक्ष्मण जी, आप दूसरी बड़ी खबर के बारे में बात कर रहे थे, वो क्या थी? वो जो खबर है वो ये है कि सरकार जो न्यू पेंशन स्कीम लाई थी, जिसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा हो रहा था, जगह जगह राज्यों में धरना प्रदर्शन हो रहा था, अब सरकार ने ये साफ किया और सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर भी लगी है कि सरकार अब इसकी समीक्षा करेगी। और समीक्षा करने का ऐलान खुद वित्त मंत्री ने कर दिया है, निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में। और उस ऐलान के हिसाब से अब यह है कि फाइनेंस सेक्रेटरी की अगुवाई में कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी बना करके उसके बाद कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सरकार इसकी समीक्षा करेगी और न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव कर सकती है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है कि न्यू पेंशन स्कीम, जिसका विरोध सरकारी कर्मचारियों की तरफ से किया जा रहा था, अब उसमें बदलाव को सरकार तैयार हो गई है। तो ये एक बड़ी खबर है सरकारी कर्मचारियों के लिए। कुछ बड़े अपडेट्स जो कि कुछ देर पहले आए हैं और उन सब पर लक्ष्मण जी तमाम डिटेल्स देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, ये सभी अपडेट सबसे पहले हम तक पहुंचाने के लिए। शर्मिला, आपने अभी ये पूरी बातचीत सुनी जिसमें 2-3 बड़े अपडेट आए हैं। पहले तो म्यूचुअल फंड स्पेस को लेकर जो डेट म्यूचुअल फंड है उनमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट और साथ साथ एलटीसीजी का बेनिफिट वेव ऑफ हो गया है। और दूसरा, ऑप्शन राइटर्स के लिए जो एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है उसे 1700 से बढ़ा के 2100 रुपए कर दिया गया पर करोड़ पे। इन दोनों ही बड़े अपडेट्स पे आपका रिएक्शन? मेरे हिसाब से जो म्यूचुअल फंड वाला है वो मेरे हिसाब से ज्यादा नेगेटिव है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो जो पूरा फिक्स्ड इनकम और जो एक रिस्क का एक जो रोल रहता है डेट फंड्स में,
उसको आप कहीं ना कहीं निगेट कर रहे हो ये चीज करके। तो वो एक मेरे हिसाब से नेगेटिव है इन द सेंस गोइंग फॉरवर्ड, किस तरह से ये अपने आप को हाउ विल दे मार्केट देमसेल्व्स एक्सेट्रा। और मेरे हिसाब से बैंक्स के लिए अभी के लिए एक नियर टर्म पॉजिटिव हम मान के चल सकते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई डोंट नो वेदर दिस विल वर्क द वे, यानी जिस तरह से हम सोच रहे हैं, क्योंकि अगर इसकी वजह से हाँ फिलहाल आपको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं क्योंकि लोग ज्यादा पैसा फिक्स डिपॉजिट्स में रखेंगे, बिकॉज वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लोग जल्दी ज्यादा समझते हैं और शायद ज्यादा उनके लिए एक्सेसिबल है, तो उस हिसाब से वो सोच सकते हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड किस तरह से क्रेडिट ग्रोथ अफेक्ट होगा, किस तरह से चीजें पैन आउट होगी, ये देखना जरूरी है। बट फॉर एएमसीज आई थिंक इट्स अ डेफिनेट नेगेटिव। तो देखेंगे हम किस तरह से एएमसीज इस चैलेंज को फेस करते हैं। सो इट्स नॉट अ नेगेटिव ऑन द स्टॉक्स इन द सेंस, क्योंकि जिस तरह से लोग इन्वेस्टेड है अभी म्यूचुअल फंड्स में, वहां पर डेफिनेटली हम आगे चलकर ग्रोथ देख सकते हैं। बट हाउ दे विल फेस दिस चैलेंज एट दिस पॉइंट इन टाइम, वो देखना जरूरी है। ऑफ कोर्स आई थिंक द सेकंड न्यूज़ इज आल्सो अ नेगेटिव। ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन ऑप्शंस प्लेयर, तो शायद इसलिए मैंने उसको एक दर्जा कम समझा म्यूचुअल फंड वाले मुद्दे से। बट अगर आप इस तरह से 1700 से 2100 एससीटी बढ़ा देते हो, तो इट विल बी अ चैलेंज फॉर दोज जो काफी थिन मार्जिन्स पर ही वैसे प्ले करते हैं। तो आई थिंक बोथ न्यूज़ आर नेगेटिव इन दैट सेंस। इनफैक्ट इसके ऊपर और डिटेल ये आ रही है कि जो ऑप्शन राइटर्स हैं उन पे 23.5% एसटीटी बढ़ाया गया है और कमोडिटी फ्यूचर्स बेचने वालों पर 25% एसटीटी बढ़ाया गया है। तो ये लेकिन राइटर्स के ऊपर है, ऑप्शंस में, इक्विटीज़ में और कमोडिटी फ्यूचर में अगर आप फ्यूचर बेचते हैं तो करीब 25% के आसपास का एसटीटी वहाँ पर बढ़ा दिया गया। तो ये कुछ डिटेल्स जो कि फिनेंस बिल से अमेंडमेंट में आ रही हैं और वो अमेंडमेंट की जो तमाम डिटेल्स हैं, चाहे ऑप्शंस पर हो या कमोडिटी फ्यूचर्स पर हो या फिर डेट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो हो, वो अपडेट आप अभी देख रहे थे। लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर कि मार्केट्स में 17,068 का मौजूदा स्तर है। ये फ्लैट टोन पे मार्केट कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक आधा % नीचे, स्मॉल कैप भी करीब आधा % नीचे अभी कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक के अंदर अभी भी मूव देखने को मिल रहा है पॉजिटिव साइड पे। 51 अंकों के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ जो दर्शक मौजूद हैं वो भी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर वो व्हाट्सएप नंबर आएगा जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं हमारे जानकारों से। सीधे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करवा सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो दर्शक मौजूद हैं। हमारे साथ भारती बेन मेहता मौजूद है राजकोट से चर्चा करने के लिए, और साथ साथ रुचि जी मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। रुचि जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैम आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आप क्या करते हैं, कब से मार्केट्स में हैं, कैसे ट्रेडिंग पे आपका पैटर्न रहा है, क्या एक्सपीरियंसेस हैं? एक्चुअली आई एम अ कोविड ट्रेडर। जैसे ही लॉकडाउन लगा, 1st of May I opened my account and started in this. ओके मैम, ये टर्म बड़ा अच्छा लगा मुझे, कोविड ट्रेडर। Yeah, I know. ओके, तो मैम कैसा रहा आपका ट्रेडिंग जर्नी सो फार? क्योंकि 3 साल में पहला साल तो बहुत अच्छा था, दूसरे बाकी 2 साल में सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो कैसी रही जर्नी सो फार? Last 6 months it was a challenge because काफी losses I was taking and I'm still taking. Okay. But ठीक है, I'm learning, so I'm taking it as a process, for a long term investment. तो मैम ये बताएं कि रुचि जी कि आपने जो ये जर्नी शुरू की थी वहां से लेके अब तक कैसे आप ट्रेड करते थे? आप स्टॉक्स कैश में लेते हो, आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो या ऑप्शंस भी करते हो? कैसे आपका पैटर्न है? नहीं, I only do I mean positional buys and stocks only. तो मैम ऐसा क्या हुआ कोविड में कि आपको लगा कि हाँ मुझे स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए, अच्छी चीज है, कर सकते हैं इसमें काम? Actually, I was a teacher before. Okay. And I mean, my husband got transferred, so I left that, and I was not keeping well. I was at home. Okay. So I thought ki let me start this. I mean, to start learning, and we'll see how it goes.
ओके रुचि जी, आपसे हम आगे भी बातचीत करेंगे आपके पोर्टफोलियो को लेकर, लेकिन अभी क्योंकि एक बड़ी खबर भी चल रही है तो इसके ऊपर भी हमारे साथ और जानकार जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम एक बार बात कर लेते हैं। स्पेशली एसटीटी वाली अपडेट के ऊपर बातचीत करने के लिए प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। एसटीटी ऑप्शन राइटिंग के ऊपर 1700 से बढ़ा के 2100 रुपए ये कर दिया गया है, और जिस तरह की हम कल चर्चा भी कर रहे थे कि ऑप्शन राइटर्स को लेकर एक्सचेंज भी काम कर रहा है, और अब ये एसटीटी का बढ़ना भी कुछ हद तक डिस्करेज करेगा शायद प्रीमियम्स को। सो आप कैसे देख रहे हो स्टेप को? सुमित जी, मैं इसको एक रिटेल ऑप्शन बायर के हिसाब से बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूँ। इसकी वजह बहुत साफ है। अगर हम 2016, 17 और 18 की शुरुआत के मार्केट देखें, और इंडेक्स ऑप्शन हो या स्टॉक ऑप्शन हो, स्पेशली इंडेक्स ऑप्शन, आपको काफी बार वन साइडेड मूव मिलती थी, स्पेशली एक्सपायरी के दिन। पर अगर आप 2019 और 21-22 से देखो तो अगर हम 52 एक्सपायरी पकड़ के चले पूरे साल में, इनमें हम मान सकते हैं कि कम से कम 40 से 42 एक्सपायरी तो साइडवेज हो जाती है, जो टोटली इन फेवर ऑफ ऑप्शन बायर जाती है, जो बिग पॉकेट्स होते हैं। बट इनके सामने जो ऑप्शन बायर्स है, जो स्मॉल पॉकेट से मार्केट में आए हैं, जो सीख के आए हैं या एटलीस्ट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो एक डिस्करेजमेंट उनके लिए थी। तो मुझे लग रहा है इससे अगर एक थोड़ा बहुत भी इम्पैक्ट आए जो कि ऑप्शन बायर्स के फेवर में जाए, तो शायद एक अच्छा स्टेप होगा। तो एक अच्छा स्टेप ऑप्शन बायर्स के लिए रहेगा, लेकिन ये जो वॉल्यूम है स्पेशली राइटर्स के लिए, वो कुछ हद तक कम होने की उम्मीद लग रही है आपको, जिस तरह की एसटीडी सिचुएशन बैठ रही है? तो सुमित जी, अगर एक अपफ्रंट आंसर दूं तो लग रहा है हाँ, बट अगर हम एक मार्केट की हिस्टोरिकल मूव्स को देखें तो जैसे कि पहले स्टॉक ऑप्शंस में कोई इशू नहीं थे, फिर जो फिजिकल मार्जिन लाया गया, ये सारी चीजें कर दी गई, फुल मार्जिन लगाना चालू हुआ लास्ट के 3 दिनों में, फिर भी अगर आप देखें तो पार्टिसिपेशन कम हुआ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इनिशियल थोड़ा सा हिकअप आ सकता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है इन द लॉन्ग रन फिर से वॉल्यूम्स वही रहेंगे। बट डेफिनेटली जो वीकर ऑप्शन सेलर्स थे उनको एक बड़ा हिट बैठेगा, जो जैसे मैंने कहा ऑप्शन बायर्स के फेवर में जाएगा। बट जो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन सेलर्स है, यानी जो जिसे हम बिग पॉकेट्स कहते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें डिफरेंस पड़ेगा। अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो डेफिनेटली एक बड़ी इंक्रीज है। ओवरऑल लॉन्ग रन में शायद ये जो टोटल राइटिंग प्रॉफिट्स होते हैं, इसके साथ कंपैरेटिवली परसेंटेज वाइज एक बड़ा हिस्सा बनाएगा। ओके चलिए प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के ऊपर अपना रिएक्शन देने के लिए और हम समझाने के लिए किस तरह से इम्प्लीकेशन बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। लौटते हैं वापस रुचि जी से बातचीत करने के लिए। रुचि जी, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं, किन शेयरों पे आपको सबसे ज्यादा सो फार कंसर्न दिखाई पड़ रहा है? पहला है मेरा बाला अमीन्स। मैंने 40 शेयर्स लिए थे 2932 रुपीज पे। ओके And अभी it is giving me loss of 35,000. जी, तो रुचि जी, बालाजी अमाइन आप जानते हो किस कामकाज में है कंपनी? आपने पढ़ा है इसके बारे में? केमिकल्स। हाँ, ये अमाइंस जो इनके स्पेशलाइज्ड केमिकल होता है उसके अंदर ये कंपनी कामकाज करती है। सो जब आपने इन्वेस्ट किया था तब क्या सोचा था, कितने टाइम होल्ड करोगे, क्या करोगे इसमें? एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट है। मतलब when I left my job, I took my PF and everything, and ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ओके शर्मिला, सवाल है बालाजी अमाइन पे। इन्होंने खरीदारी कर रखी है इसमें 2900 रुपए की रेंज में। दो कंपनी अच्छी है, लेकिन एक तरफा रनअप इसने पहले दिखाया था, शायद ये हायर साइड पे थोड़ा सा इसमें इनका इन्वेस्टमेंट है। सो अगर लंबी अवधि का नजरिया रखें तो आप कैसे देख रहे हो इसे? दो चीजें इसमें समझनी होगी। एक तो जिस तरह से केमिकल का एज अ स्पेस था, उसको काफी कोविड से एक सॉर्ट ऑफ टेलविंड मिला, क्योंकि वो चाइना +1 फैक्टर उनके फेवर में प्ले कर रहा था। तो एनीथिंग दैट वाज इन केमिकल्स चल रहा था विदाउट रियली सीइंग कि किस तरह का बिजनेस है। तो आई थिंक अब आपको इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, बिकॉज अब एनीथिंग व्हिच इज जस्ट अ केमिकल प्ले वो काम नहीं करेगा। सो द गुड न्यूज इज कि आई थिंक जो बालाजी अमाइंस कंपनी है, जो उनके रेवेन्यूज है, देयर एट्रिब्यूटेड लार्जली टू फार्मा एंड टीपीएस, तो वहां पर भी एक्चुअली एक थोड़ा मायूसी जैसे चल रही है पोस्ट कोविड, क्योंकि उनके भी सेल्स उस हिसाब से कम आए। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड आप इसमें बने रह सकते हैं। वैसे भी आपने कहा है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो मेरे हिसाब से ये काफी ठीक ठाक स्टॉक है। एंड माय टारगेट एक्चुअली वुड बी क्लोजर टू योर बाइंग प्राइस, लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से आप बने रह सकते हैं। जी, तो रुचि जी आप अभी तो बनी रहे, ये आपको राय दी है शर्मिला मैम ने,
और नंबर्स देखिए, सिचुएशंस देखिए, उसके अकॉर्डिंग कोई कॉल लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। आपसे आगे भी बातचीत करते हैं, लेकिन हमारे साथ भारती बेन भी मौजूद हैं राजकोट से बातचीत करने के लिए। भारती मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम आप कब से मार्केट में हो, क्या पैटर्न है आपका? मैं हाउसवाइफ हूँ और 2021 में मैंने कोरोना के समय मार्केट में आई हूँ। मैं CNB से आवाज सुन रही हूँ और देख रही हूँ, इसलिए मुझे इसमें इंटरेस्ट हुआ। मैंने आपके आशीष जी की मैं बड़ी फैन हूँ। वो CNB से आवाज में भारती मैम आशीष जी आज रहते, लेकिन उनको कुछ काम से जाना पड़ गया, तो उनकी जगह मुझे फिल इन करना पड़ रहा है, वरना आपको आशीष जी ही यहाँ पे मिलते हैं आमतौर पे। मैं आपका मैसेज उनको जरूर कन्वे करूंगा। तो थैंक यू। आपका सवाल क्या है भारती मैम? मेरा सवाल है कॉल इंडिया। मैंने 600 शेयर लिया है और 2021 में मैं बाय किया और इसमें 2023 में 200 शेयर बेच दिया, तो मुझे अच्छा मुनाफा मिला। पर हम 600 शेयर वापस लेने चाहते हैं, तो क्या करें? इस भाव में लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? तो भारती मैम आपको डिविडेंड भी तो काफी मिला होगा, क्योंकि आप 2-3 साल से होल्ड कर रहे हो, तो डिविडेंड भी आया होगा 10 से 12 रुपए पर ईयर के आसपास का। हाँ, डिविडेंड आया है, इसलिए मैं इंटरेस्ट रखती हूँ कि वापस 600 से ले लूं। ओके। तो शर्मिला मैम, इनके पास कोल इंडिया के शेयर हैं और बढ़िया डिविडेंड तो इन्हें मिल ही रहा है और खरीदारी के इच्छुक हैं, तो कौन सा लेवल आपके हिसाब से खरीदारी के लिए सही लेवल हो, कि ऑलरेडी इनको मुनाफा है 80 रुपए पर शेयर का? यस, एंड आई थिंक उनकी स्ट्रेटजी परफेक्ट है, क्योंकि कोल इंडिया एक डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ही काफी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको लेना चाहिए। फॉर्चुनेटली आई थिंक उनकी बाइंग प्राइस बहुत अच्छी है। अब उनको और लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से जिस तरह का मार्केट मूड है और जिस तरह का ये स्टॉक का रवैया है, मेरे हिसाब से क्लोजर टू 200 रुपए अगर आपको मिले तो फिर आप ऐड करने का सोचे। अभी के लिए जो आपके पास शेयर्स है उनके साथ आप बने रहिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से और थोड़ा नीचे आ सकता है, गिवन द ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट और जिस तरह का ये पूरा सेक्टर का भी आउटलुक है, उनको ऐसे उसको देखकर मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक और थोड़ा नीचे आ सकता है। भारती मैम, आप यहाँ नहीं, थोड़ा सा नीचे मिलेगा आपको ये स्टॉक, वहां पर आप एंटर कर सकते हो। सो फार आप बने रहो, लेकिन अगर नीचे मिलता है तो आप अकॉर्डिंगली वहां पर ऐड कर सकते हो। समय का थोड़ा अभाव था भारती मैम, इसलिए आपसे ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, और रुचि मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे भी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाया, आज कुछ बड़ी खबरें आ गई थी। और शर्मिला मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और स्टॉक्स के ऊपर भी नजर डालते हैं। अब देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स, और मार्केट्स की बात की जाए तो गिरावट थोड़ी सी गहराई है। 17,042 के लेवल पे अब इंडेक्स कामकाज कर रहा है। रफली 30-40 अंकों की गिरावट इंडेक्स में आ गई है। जो थोड़ी पहले हरे निशान में निफ्टी पहुंच गया था, वहां से एक डिप आया है। मिड कैप इंडेक्स रफली 200 अंक नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1% की गिरावट। तो ज़्यादा जो इंटेंस फॉल है वो आपको अब दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में। डे लो पर दोनों इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर। रफली थोड़ी देर पहले 1100 शेयर ऐसे थे जो तेजी में थे और 17 शेयर बिकवाली में थे। अब 2000 शेयर हैं जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं और 926 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुछ ही देर में जो डिक्लाइंस की संख्या है वो बढ़ी है और मिड कैप स्मॉल कैप में सेल ऑफ और इंटेंस हुआ है। निफ्टी बैंक जो कि डे हाई पर था वो अब लाल निशान में कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार मिड कैप शेयरों पर बातचीत होगी। छोटे से ब्रेक के उस तरफ मिड कैप मंत्रा में दीपाली के साथ। नमस्कार। Mogia Steel